नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को समन भेजा था। यह समन नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को भेजा गया है। आज ईडी कार्यालय में राहुल गांधी की पेशी से पहले ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के मुख्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सभी राहुल गांधी के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस डीसीपी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 13 जून को निकलने वाली कांग्रेस की एक रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा एआईसीसी मुख्यालय 24 अकबर रोड से एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी कार्यालय तक जाना था। जिले में सांप्रदायिक और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सरकार इतनी घबराती क्यों है, डरती क्यों है। आज दिल्ली के तमाम कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर भी बीट कांस्टेबल्स भेजे जाते हैं, बड़े नेताओं के घर पे एसीपी लेवल के अफसर भेजे जाते हैं, एसएचओ भेजे जाते हैं, मेरे घर पे भेजे जाते हैं। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? ये तानाशाही रवैया नहीं है तो क्या है? आखिर हमारी कॉल क्या है? एक सत्याग्रह है। सत्याग्रह है अन्याय के खिलाफ, सत्याग्रह इस सरकार के खिलाफ जो लगभग 8 साल से इस देश के सवालों के जवाब नहीं दे रही है। वो सवाल पूछने का जो कोई मादा रखता है वो आदरणीय राहुल जी रखते हैं। राहुल जी सवाल पूछते हैं बेरोजगारी पे, राहुल जी सवाल पूछते हैं कोविड पे, भ्रष्टाचार पर, किसानों पर। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? आप समन भेजिए, आप ईडी के नोटिस भेजिए। आखिर हमने कॉल क्या दिए? हमने कहा कि हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। राहुल जी के साथ देश का हर वो नौजवान और वो देश का हर नागरिक वो साथ खड़ा है जो इस सरकार से पूछने की हिम्मत रखता है। अफसोस ये है कि आज विपक्ष की आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस को तैनात किया गया है, ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय राहुल जी से डरते हैं। और राहुल जी ने लगातार पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक ये संघर्ष किया है। इससे हम घबराते नहीं है। सत्यमेव जयते के साथ कहना चाहता हूं कि ये सत्याग्रह होकर रहेगा। पुलिस ने चस्पा कर दिया बाहर नोटिस कि आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। सर, इस नोटिस से हम लोग नहीं घबराते हैं। हमने कहा हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन सत्याग्रह से सरकार क्यों घबरा रही है? जिस तरह का आज मंजर दिल्ली में देख रहे हैं, ऐसा मैंने उस समय भी नहीं सुना ना जाना, क्योंकि उस समय मैं नहीं था जब ये देश गुलाम था। लेकिन उस समय जो पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, तो ये पुलिस भेजे, नोटिस भेजे, डंडे चलाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता और वो विपक्ष की आवाज इस अन्याय के साथ खड़ी है, इस सोच के साथ खड़ी है कि हम सत्याग्रह करेंगे। तरीके से बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं, उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस बात को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिप्रिय तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे। लेकिन पुलिस गाली नहीं दे रही है, यहाँ पे पुलिस ने अब बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। अब वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बात को रखने का हमको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और हम कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, ऐसा कोई, सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने मना कर। 5,000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको यंग इंडियंस के स्पेशल पर्पस व्हीकल से पारिवारिक संपत्ति बनाने का काम किया है। और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला इसमें सामने निकल कर आया है। आज जब कानून के साथ कोऑपरेट करने की बात है, तो कानून के खिलाफ कॉन्फ्रंटेशन करने की एक राजनीति की जा रही है। और ये दिखाता है कि आज एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, बल्कि ऑल इंडिया करप्ट कमेटी बन चुकी है। और अब कानून से कोऑपरेट करने के बदले ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशन कमेटी बन चुकी है। ये नकली गांधियों का नकली सत्याग्रह है। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको आपकी ईमानदारी पर पूरा यकीन है, तो कानून से कोऑपरेट करने के बदले कभी बहाने बनाना, कभी अलग डेट लेना, कभी
बीमारी से लेकर कॉन्फ्रंटेशन का ये पूरा ड्रामा करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है और इसीलिए छिपाने वाली बहुत बातें हैं। और इस भ्रष्टाचार के कवर अप के लिए आज ये मार्च ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है, ना कि मार्च ऑफ सॉलिडेरिटी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को समन भेजा था। यह समन नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को भेजा गया। आज ईडी के कार्यालय में राहुल गांधी की पेशी से पहले ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। से पहले आज दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज यानी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। राहुल की पेशी को देखते हुए ईडी ऑफिस के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। इस बीच सुबह से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यालय के बाहर राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। वहीं नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सोनिया गांधी को भी समन भेजा है। नया समन अब भेजा गया है। अब उन्हें ईडी ने 23 जून को बुलाया है। इससे पहले सोनिया को 8 जून को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने के चलते वह पेश नहीं हो सकी थी। उन्होंने ईडी से अब 3 हफ्ते का समय मांगा है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दिल्ली में ईडी के सामने पेश होने के लिए सोनिया गांधी को 23 जून की नई तिथि दी गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत उनसे पूछताछ करेगी। इसी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है। दरअसल 1 नवंबर 2012 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में केस दायर किया था। इस मामले में राहुल और सोनिया के अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोतीलाल वोरा, आस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया था। मोतीलाल वोरा और आस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। अब यह मामला वर्तमान में राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में चल रहा है। आरोप है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएटेड पत्रिकाओं के 90 करोड़ रुपए की वसूली का अधिकार प्राप्त किया, जबकि इस अधिकार को पाने के लिए सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इस बीच कांग्रेस जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें हिरासत में दिल्ली पुलिस की तरफ से ले लिया गया है। ईडी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। थोड़ी ही देर में मौके से राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सीके ठाकुर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको ठाकुर साहब? सीके ठाकुर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए, ठाकुर साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही। अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेहमानों तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो नेशनल हेराल्ड केस के मामले में राहुल गांधी आज सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। कांग्रेस इस मौके पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी पहले ही कर चुकी है। ये केवल और केवल पॉलिटिकल आवाज जो राहुल गांधी जी समय समय पर उठाते हैं, किसानों की, युवाओं की, महंगाई पे, उस आवाज को रोक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
चलिए एक बार फिर से तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शुभेंदु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आज ईडी ने बुलाया है राहुल गांधी को पेशी के लिए, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो सत्याग्रह करना चाहते हैं या मार्च करना चाहते हैं तो सरकार क्यों डर रही है, उन्हें परमिशन क्यों नहीं दी गई? जाएंगे फिर दिखाना में कुछ नहीं। देखिए, दिल्ली और दिल्ली के आसपास की स्थिति जी ये वाला किस तरीके की है और उसमें उसको शांति बना के रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। ये दो लाइन से कनेक्टेड यहाँ सुनवाई चल रही है कोर्ट के सामने, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर सत्याग्रह क्यों करना है? सत्याग्रह वो अपनी पार्टी के ऑफिस के अंदर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, जंतर मंतर पे कर सकते हैं, रामलीला मैदान पे कर सकते हैं। जो सिलेक्शन ऑफ द प्लेस है दैट इज रॉन्ग, इसलिए पुलिस ने मना किया। पुलिस ने उनको ऑप्शन भी दिया कि आप जंतर मंतर से कर सकते हैं, पुलिस ने उनको ऑप्शन दिया कि आप यहाँ कर सकते हैं, रामलीला मैदान पे कर सकते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं, कोर्ट के सामने करना चाहते हैं, इसलिए उसको डिनाई किया। सत्याग्रह महात्मा को भी कर सकता, कहीं भी कर सकता, लेकिन उनको ईडी के सामने ही करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां अब निष्पक्षता के साथ काम करती ही नहीं है। उनको जो विरोध दर्ज करवाना है, करवाना ही ईडी के खिलाफ है ना सर? अच्छा सुनो, हमको विरोध दर्ज कराना है प्रधानमंत्री के, तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने पहुंच जाएं। और क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत सारे कमरे होते हैं तो उन्हीं के कमरे के सामने करता है। सारी मीडिया पहुंची अंदर, पागल हो। देखिए, सत्याग्रह करना और उसके लिए जगह नियत करी गई है। गांधी जी का जहाँ पे समाधि स्थल है राजघाट, वहाँ कर सकते हैं, जंतर मंतर पे कर सकते हैं, पर ईडी के कोर्ट के सामने कोर्ट को प्रेशराइज करना और वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था को मेंटेन करना मुश्किल होगा, इसलिए वरना सत्याग्रह से तो किसी को दिक्कत नहीं है। कांग्रेस 1885 से करती हुई आई है सत्याग्रह, कभी सत्याग्रह करती है, कभी असत्याग्रह करती है, सबको अधिकार है। परंतु यदि किसी चीज के ऊपर ईडी ने बुला के जांच के लिए क्वेश्चन किया है तो आप उसकी जो संवैधानिक एजेंसी है उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, इसलिए मना कर। चलिए सीके ठाकुर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। बताइए ठाकुर साहब, ये कहना है अवस्थी साहब का, और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी ये बात कही है कि अभी स्थितियां नाजुक हैं दिल्ली में। वैसे ही सांप्रदायिक भावनाएं इतनी भड़की हुई है, आप खुद ही देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, जगह जगह प्रदर्शन होते रहते हैं, हिंसक हो जाते हैं प्रदर्शन। इस वजह से अनुमति नहीं दी गई कांग्रेस पार्टी को मार्च के लिए। बावजूद इसके पार्टी मार्च करना चाहती है, ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना चाहती है। अब आपके कार्यकर्ता हिरासत में लिए जा रहे हैं सर। जी देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और जहां हमें इजाजत नहीं दे रही है सरकार, तो अब हमको तो मजबूरी में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि ईडी जो है, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे राजस्थान में हो, या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वो उन हर जगहों पर ईडी जो है अपना काम करने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी में घोटालों का फहरिस्त है, लेकिन वो लोग वहाँ पे कभी दस्तक नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर आकर के वो अपना काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार चेतावनी देने की जरूरत है। हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम लोग धरना दे रहे हैं। एक सिंबॉलिक है कि भाई आप जो है इस ढंग का काम नहीं करें। आपको जहाँ जहाँ करना है, आप सभी राज्य में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार है, सब जगहों पर काम करने का कोशिश करें। ये एक हथौड़ा, एक हथकंडा बना लिया है ईडी को, और इसका ये दुरुपयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात कर लीजिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई करती है तो वो आपको ठीक लगता है, तब आपको लगता है कि नहीं एकदम निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। लेकिन जैसे ही ईडी का शिकंजा आपके नेताओं पर कसने लगता है सर, तो आप कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है या राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है। ऐसा क्यों? नहीं, सत्येंद्र जैन पर भी मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ भी ये काम कर रहा है, ये तो समझिए कि सब
पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये काम कर रहा है और सिर्फ और सिर्फ अपने पक्ष में काम कर रहा है। देखिए झारखंड में भी जो इनकी एक दशा है, जो ईडी का इन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया, उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि या तो हेमंत सोरेन मेरे साथ मिलकर के सरकार बना ले, या तो फिर हेमंत सोरेन को हटा करके हम किसी तरह से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उसी ढंग से बिहार में भी इधर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री वो है, उनका दल में कम विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री के इशारे पे ये सब कुछ खेला चल रहा था कि किसी तरह से जदयू के विधायक को तोड़ करके हम वहाँ भी सरकार स्थापित कर लें। तो वहाँ भी ईडी का जो है कुछ न कुछ अपना कारनामा करने की कोशिश किया था, लेकिन नीतीश कुमार जी का रुख देख करके ये लोग शांत पड़ गए। तो ये एक आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट है, वो चाहते हैं कि किसी तरह से पूरे देश में हम हर राज्य सरकार को हरा करके, हर राज्य सरकार का सत्ता स्थापित करके हम पूरे देश में अपना एक हुकूमत कायम करें, ताकि वहां पर एक निरंकुश शासक के रूप में काम करने की कोशिश करें। ये उनका है टारगेट। जी जी, पूरे देश में क्या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो? सब इतना ज्यादा दूध के धुले हुए हैं कि सत्ता पक्ष के किसी नेता पर ऐसी बड़ी कार्रवाइयां देखने को नहीं मिलती। उपाध्याय जी बताएं सर, आप ही से मेरा ये सवाल। उपाध्याय जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं और बिना पैसे के तो कोई पॉलिटिकल पार्टी चलती नहीं है, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां जब आरटीआई का ये होता है कि भाई आरटीआई के दायरे में आए, तो पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, और इस चंदे का सोर्स है वो भी नहीं बताती हैं। एक तरफ तो हम सुस्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी से कतराते हैं। और जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का प्रश्न है, सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि भी सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है। तो जो भी संवैधानिक संस्थाएं जो सत्ता में होता है, वो उनका सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी करता है। तो कांग्रेस भी सत्ता में रही है, आज बीजेपी है, कल कोई और आएगा, सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। लेकिन ये भी यथार्थ है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल मैं अपना पक्ष रख सकता हूं, और मेरा पक्ष, मुझे अपनी संस्थाओं पर, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर विश्वास होना चाहिए। हो रही है, ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। For the first time, as far as the National Herald case is concerned and the Satya तो संबित पात्रा का ये साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिशों में जुटी हुई है, और अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया है तो इस तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईडी के सामने जाकर वे पेश हों और जो भी सच्चाई है उन्हें बताई जाए। आपको ये जानकारी दे दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता आज देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना देने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ के लिए उन्हें अनुमति नहीं मिली थी। बावजूद इसके प्रदर्शन और नारेबाजी करने की कोशिश कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, और इस वजह से कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है।
राजधानी दिल्ली से तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही नारेबाजी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से की गई थी। दिल्ली खुद सीएम अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम हैं वे पहुंचे हैं। उनके अलावा सचिन पायलट जो कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। इस सत्याग्रह, इस मार्च को सफल बनाने के लिए इस समय कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं वो इकट्ठे होकर जुटे हुए हैं। आज पेशी होनी है राहुल गांधी की और लगातार कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत सरकार इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं को अलग अलग और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। ये आरोप लगातार लगते रहे हैं भारत सरकार पर। इसी बीच अब ईडी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कर ली थी और उन्हीं तैयारियों के मद्देनजर आज प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश भर से दिखाई दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सबसे बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी। हालांकि मार्च की अनुमति नहीं मिल पाई है कांग्रेस पार्टी को। बावजूद इसके नारेबाजी यहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को समन भेजा था। यह समन नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को भेजा गया है। आज ईडी के कार्यालय में राहुल गांधी की पेशी से पहले ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती हुई है। दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के मुख्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सभी राहुल गांधी की सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस डीसीपी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 13 जून को निकलने वाली कांग्रेस की रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं कांग्रेसी नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब जब बीजेपी और मोदी डरते हैं वे पुलिस को आगे करते हैं। आगे हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, ये केस है ही नहीं। उन्होंने पूछा कि कोई एफआईआर है क्या। यह केस तो मोदी सरकार ने 2014 में शुरू किया और उन्हीं की सरकार ने बिना कोई प्रमाण मिले केस को समाप्त कर दिया। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन में क्या गलत है। राहुल गांधी की पेशी से पहले कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए। है क्योंकि जिस तरह से ईडी को आज की मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना एक टूल बना के इस्तेमाल कर रही है, उसके खिलाफ देश भर में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल राहुल गांधी जी का नहीं, हमने अंग्रेजों को फेस किया है तो मोदी को फेस करना या उसकी एजेंसी को फेस करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ना कोई उसमें अनलॉफुल कोई तरीका इख्तियार हुआ है जिसके लिए हम डरें। मगर सवाल है कि जिस तरह से मोदी सरकार तमाम देश में, वो बिजनेसमैन हो, वो राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हो, जैसे जैसे चुनाव आता है तो दूसरे अपोनेंट्स को ड्रैग करने की कोशिश करता है और उस सारे सिस्टम के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है कि जमहूरियत में हर एक आदमी को अपना एक मौका होना चाहिए और जिस तरह से ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को यूज कर रहे हैं, ये मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल वेंडाटा। और आज का कदम जो है उनको वो कांग्रेस की लीडरशिप की इमेज को टार्निश करने के लिए ईडी को इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ हम सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की पेशी से पहले कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना और नसीमुद्दीन को हाउस अरेस्ट किया गया। दिल्ली में अलका लांबा को घर के बाहर पुलिस ने रोक लिया। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक फेसबुक पर पोस्ट किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने राहुल गांधी की ईडी की पेशी को लेकर कहा है कि राहुल गांधी समेत तमाम निराधार आरोपियों से बरी होंगे। ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ. कांग्रेस आज देश भर में सत्याग्रह मार्च कर रही है। दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं क्योंकि अब उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी और बाकी नेता शांतिपूर्वक ढंग से ईडी ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सत्याग्रह की इजाजत नहीं दी है। राहुल के सपोर्ट में कार्यकर्ता रावण के भेष में पहुंचा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रावण का रोल अदा कर रही है। हम उनको बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे राम हैं। जब तक राहुल गांधी ईडी ऑफिस से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैनाती से पता चलता है कि मोदी सरकार कांग्रेस से डर गई है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेंगे ही, ना ही इसे अंग्रेज दबा पाए और ना ही उस समय अंग्रेजों के मुखबिर बने आज के सत्ताधारी हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांतिप्रिय तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कार्यालय जाएंगे और उनकी झूठ की अदालत में सत्य पर आधारित हर सवाल का जवाब भी देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। बताइए सर, अब आप अपनी बात जारी रखें। देखिए, धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह एक संवैधानिक अधिकार है और अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भी अन्याय हो रहा है, और इसमें 2015 में ये केस बताते हैं बंद भी हो गया था, ईडी ने बंद कर दिया था कि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। अब यानी जांच एजेंसी है, उसको कुछ नए सूत्र मिले होंगे और उन सूत्रों को पुरोने के बाद देखिए पूछताछ करने के बाद वो उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी। और मैं समझता हूँ अगर कुछ नहीं निकलेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, साइकोलॉजिकली एक प्रेशर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, सबके ऊपर आता है, लेकिन बात फिर वहीं आकर टिकती है कि हमें संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास होना चाहिए, अपनी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और कांग्रेस जिस तरीके से डेप्थ में चली जा रही है, एक के बाद एक स्टेट में हारना, तो जब तक आंदोलन नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक मैं समझता हूं कि वो जनता की आवाज नहीं बन सकते। और जो मंथन शिविर हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था, उसमें भी ये रेखांकित हुआ था और उसी के मद्देनजर एक स्ट्रेटजी एडॉप्ट की गई थी कि भाई हम अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। तो ये भी एक कार्यक्रम के तहत ही मैं समझता हूँ। और देखिए, उनके राहुल गांधी नेता हैं और जब अपने नेता के साथ खड़े रहना पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है, और उसी दायित्व को मैं समझता हूँ कार्यकर्ता और पार्टी के लोग निभा रहे हैं। लेकिन बिना अनुमति के प्रदर्शन करना सही कहाँ तक सही है? अभी शुक्रवार को जो स्थितियां बनी राजधानी दिल्ली में, उसके बाद से तो वैसे ही सेंसिटिव माहौल है वहां पर। अब बिना परमिशन के प्रदर्शन की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। ये कानून के तहत कैसे आया फिर? देखिए, कोई भी धरना या प्रदर्शन होता है तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। और जरूरी नहीं है कि भाई ईडी के ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन किया जाए। प्रदर्शन के लिए स्थल तय है। जैसे अभी बीजेपी के स्पोक पर्सन भी इस बात को कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन या सत्याग्रह कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आप चले जाइए, आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए नजर आएंगे। तो किसी भी आंदोलन का एक प्रारूप होता है, एक रूपरेखा होती है और वो पार्टी तय करती है और सत्ताधारी दल तय करता है या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो तय करती हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मैं समझता हूँ जो
पुलिस है या दूसरी एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, तो वो अपने हिसाब से प्रिकॉशन रखते हुए, और उन्हीं का जुरिडिक्शन में आता है कि वो किसको परमिशन देंगे या नहीं देंगे, और परमिशन देंगे तो कहाँ देंगे। लेकिन दूसरी बात फिर वही आती है कि भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का एक राष्ट्रीय लीडर जब ईडी के ऑफिस में जा रहा है और उन्हें लग रहा है कि भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि ये तय हम नहीं कर सकते। जो नेशनल हेराल्ड केस है बहुत पुराना केस है, एक जमाना गुजर गया, और एक रेनॉल्ड न्यूज़पेपर होता था नेशनल हेराल्ड, अपनी उसकी पहचान थी, तो उसमें बहुत कुछ चीजें हुई हैं, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीजें। तो ईडी एक जांच एजेंसी है और वो हर एंगल से जांच करेगी। अगर कुछ अनियमितताएं मिलती हैं तो कार्रवाई होगी, अनियमितताएं नहीं मिलती हैं तो कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कांग्रेस का पक्ष वहां ज्यादा मजबूत हो जाता है कि भाई 2015 में उस केस को बंद किया जा चुका है कि भाई उसमें कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, और कांग्रेस उसी बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सीके ठाकुर जी, एक बात बार बार निकल कर आ रही है कि आपको मार्च करना था, तो दिल्ली में कई ऐसी जगह बनी हुई हैं जो प्रदर्शन के लिए ही हैं, आप वहां जाते, वहां जाकर प्रदर्शन करते। लेकिन एक बात ये भी गलत है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं तो वहां से क्यों उठा कर ले गई उन्हें दिल्ली पुलिस? जी देखिए, ये मैंने कहा कि सरकार जो है मोनोपोली कर रही है हर एंगल से। अब जब हमने इजाजत मांगा तो इजाजत नहीं दिया, इनको इजाजत देना चाहिए था। ठीक है, आप जंतर मंतर में करो या जहाँ भी है, हम यहाँ आपका इजाजत देते हैं, गांधी जी के मूर्ति के सामने करो, लेकिन कहीं परमिशन नहीं मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, वो ईडी ऑफिस ही बेस्ट है, ताकि वहां उनके कान में सुनाई पड़े कि आपने गलत किया है। जिस केस को अभी उपाध्याय साहब ने कहा कि वो बंद कर दिया गया था जी, और पुनः इस चीज को किस नीति के तहत ये खोद कर निकालते हैं कि फिर इनको तंग किया जाए, इनको तंग करके फिर इसकी स्थिति को खराब किया जाए, इनकी मंशा है कि इनको किसी बहाने जेल में डाल दिया जाए। तो देखिए, इससे कांग्रेस के लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोग वो लोग हैं जिन्होंने जिनकी कई पीढ़ियों ने आज़ादी में अहम भूमिका निभाई है, और भारत की आज़ादी के बाद जो देश में विकास हुआ, पूरे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री, इन तमाम लोगों के प्रधानमंत्रित्व काल में जो विकास हुआ है, कई पंचवर्षीय योजनाओं के तहत डैम से लेकर के सिंचाई से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने तक जो विकास हुआ था, उस विकास का काम कांग्रेस ने किया था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यदि कुछ कर रहे हैं तो वह भी समझिए कि उन्हीं की देन है। जहां वो जो जिस विकास की बात करते हैं, उसी विकास की रेखा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये कितना विकास कर पाए पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे हिंदुस्तान के लोगों को प्राइवेट कंपनियों के गुलाम बना दिया और वो अपने मोनोपोली करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक एडिटोरियल पढ़ रहा था, एक अखबार में लिखा था कि प्रधानमंत्री की ऐसी मोनोपोली है कि वो अपने मंत्री भी उससे डरते हैं कि भाई पीएमओ में जाकर कोई बात कर लो। यदि कोई सेक्रेटरी, कोई आईएएस अपना कुछ प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं मंत्री के पास, तो बोला ठीक है भाई ये देख लो, लेकिन तुम पहले पीएमओ में जाकर क्लियर हो लो। तो ये जो है प्रधानमंत्री की मोनोपोली है और ये कुछ भी करना चाहते हैं। और आज देश में जो हिंदू और मुसलमान का आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रोमो करते हैं और कश्मीर में हिंदू ही नहीं मुसलमानों का पुनः एक मर्डर का सिलसिला चालू कराते हैं, ये बहुत ही गलत है। इसलिए इनका काफी मन बढ़ गया है। करा रही है वहां पर हत्याएं। आप ये कह सकते हैं कि जिस मंशा के साथ 370 खत्म किया गया था वो मंशा पूरी नहीं हुई। ये तो है नहीं कि ना सरकार के मंत्री विधायक जाकर वहां पर कश्मीरी पंडितों को गोली मार रहे हो। सर थोड़ा हम भी सोचें सर क्या कह रहे हैं। मामला जब शांत था तो प्रधानमंत्री को उकसाने का, ये प्रधानमंत्री के कारण ही सब कुछ हुआ। हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी हो रहा है ये करना चाह रहे हैं भाई सर। जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं अवस्थी जी का रुख करूंगी।
ठाकुर जी अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। सीके ठाकुर जी को शायद आवाज नहीं मिल रही है। अवस्थी जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? समस्या क्या है, एक तो राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी से पहले कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तैनाती से पता चलता है कि मोदी सरकार कांग्रेस से डर गई है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकालेंगे ही, ना ही इसे अंग्रेज दबा पाए और ना ही उस समय अंग्रेजों के मुखबिर बने आज के सत्ताधारी हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांतिप्रिय तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के कार्यालय जाएंगे और उनकी झूठ की अदालत में सत्य पर आधारित हर सवाल का जवाब भी देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। एक बार फिर से तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु शेखर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आपकी आवाज। बताइए सर, इतनी सारी बातें सीके ठाकुर जी ने रखी, उस पर तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अगर नारेबाजी हो रही थी तो वहां से कार्यकर्ता क्यों उठा लिए गए, क्यों इन्हें हिरासत में लिया गया? और कई नेता तो ऐसे हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अलगाववादी हैं क्या है कि इस तरह का व्यवहार हो रहा है? चीजें बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज, उनको जंतर मंतर, राजघाट, रामलीला मैदान वो स्थान दिए गए जहां पर आम पब्लिक को कोई भी यदि जहां पर पुलिस उनको कंट्रोल कर सकती है, आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। परंतु उन्होंने वो स्थान को नहीं माना। जो अभी ठाकुर साहब कह रहे थे कि हमको स्थान नहीं दिया गया, ये गलत बोल रहे हैं ईडी के सामने। और जहां पे कांग्रेस का अपना कार्यालय है वो कोई धरना स्थल नहीं है। वहाँ पे सब मिनिस्टर्स वो सब लोग रहते हैं, वहाँ की अव्यवस्था हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए वहाँ पे रोका गया। पहला चीज, नेशनल हेराल्ड केस में आप समझिए इतने पुराना ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 5,000 करोड़ से ऊपर है, 5,000 करोड़ से ऊपर है। और उसमें आपको मेरी आवाज आ रही है? पल्लवी जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ, 5,000 करोड़ से ऊपर है और वहां पर उसको एक कंपनी बनाई जाती है यंग इंडिया करके, जिसमें 38% शेयर राहुल गांधी का है, 38% सोनिया गांधी जी का है। और वो एक कुछ फुटकर पैसे देके 5,000 करोड़ के 5,000 करोड़ के वर्ष के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफर कर लेती है। क्वेश्चन तो यही है। मैं उपाध्याय जी को बताना चाहता हूँ कि 2015 में कोई भी केस वापस नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने रीजन बताए, उन्होंने जो अपने तरीका बताया, किस तरीके से पैसे खत्म हुए, किस तरीके से पैसे यूटिलाइज हुए, कहाँ से ये पैसे आए, इतने कम कैसे रेटों पर कैसे दिया कि जो उनको जवाब मांगा गया। उसके बाद कई उन्होंने क्वेश्चन किए गए और उसी की क्वेश्चंस को अगेन आगे पूछने के लिए उनको बुलाया गया है। अब वो यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका जो एनजीओ है, जो कंपनी है जिसमें सोनिया गांधी का 38% है, 38% इनका है, मोतीलाल वोरा का भी इसमें कुछ है, सुमन दुबे का है, ये जो सब लोग हैं, ये सब लोग और कांग्रेस अपना पैसा देके, कांग्रेस की पार्टी अपना पैसा देके एक 5,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना चाहता है। ये ऑब्जेक्शन है और इसको वो क्लैरिटी में दे, जवाब दे कि कोई भी चीज यदि 5,000 करोड़ की है तो उसको 50 करोड़ में कैसे लिया जा सकता है, और यदि 50 करोड़ में लिया जा सकता है तो क्या प्रॉपर ऑप्शन हुआ है, अपन तरीके से हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टेक ओवर किया जाता है, इस लीगलिटीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा थोड़ी ना किया गया है कि कोई ऐसा उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। सवाल किया था अवस्थी जी कि पूरे देश में क्या एक ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता नहीं है जो इस तरह के किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो? सर, सारे के सारे विपक्षी नेता। आप बताइए ना, हमको भी जानकारी दीजिए। आप मुझे जानकारी दीजिए सर, ऐसा कैसे संभव है? ऐसी कौन सी मशीन है आपके पास? यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्यों बदले गए थे? आपको बताइए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्यों बदले गए थे?
क्यों बदले गए थे सर? कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त थे? उनका जो भी रिश्तेदार थे वो कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त थे? बात बस ये है कि वो एजेंसियां वहां तक पहुंच नहीं पाती। पल्लवी जी, जो लोग हमारे यहाँ गलत किए जाएंगे उनको हटाया जाएगा और उनके ऊपर विपक्ष की भूमिका है उसके लिए आप तैयार करें, ईडी के पास जाएं और उसकी जांच करवाएं। हमने तो ये किसी जांच के लिए मना ही नहीं किया है। जांच कराना तो काम है ना, विपक्ष की अपनी भूमिका को तो निभाए, पर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगी। जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ईडी का तो वो एक विक्टिम की तरह रोने लगेगी, ये नहीं चलेगा। ठीक है ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि आप निभाइए ना अपनी भूमिका। इनके जो नेता कार्यकर्ता आपको ध्यान में आ रहे हो या आपके संज्ञान में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता हो या नेता हो जिस पर आपको लग रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, आप जाइए, आपको कौन रोक रहा है शिकायत करने से? सुवेंदु भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे रघुवर दास, इनके खिलाफ श्रीकांत दुबे जी सांसद हैं, उनके खिलाफ कई नेताओं के खिलाफ ईडी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा गया घोटाले के लिए, लेकिन आज तक कहीं कोई नोटिस नहीं, कहीं कोई सम्मन नहीं जारी किया। और दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्ष के जितने लोग हैं जहां भी हैं, चाहे आप मुंबई चले जाइए, झारखंड चले जाइए या फिर राजस्थान चले जाइए या बंगाल चले जाइए, सब जगह ये ईडी और सीबीआई को कब्जे में लेकर के उनको डरा करके लोग चाहते हैं कि किसी तरह से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। और वही एक प्रक्रिया है। नेशनल हेराल्ड केस को आप जिस ढंग से आपने बता रहे हैं अमिताभ भाई, आपको मैं बताऊं कि कई एक कंपनियां हैं, अभी प्रधानमंत्री मोदी के पीएमओ से गुजरते हुए कई ऐसे कंपनीज है जिसको बेच दिया गया। मतलब कि 50 लाख करोड़ की कंपनी को 5000 करोड़ भी नहीं लिया, 200 करोड़ में 300 करोड़ पैसा बिका गया। नाम मैं इसी चैनल पे बताया था। और अभी जी एक कंपनी जो गाजियाबाद में है, साहिबाबाद में, उसको नाम मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो समय इस चैनल पे बताया था। उसका ऑप्शन नहीं हुआ क्या? कोई भी अमाउंट को उसकी प्रक्रिया क्या? फिर जब कांग्रेस के लोगों ने जब उसको कहा तो फिर उस पर रोक लगी है। अभी तो आप इस ढंग से सब कुछ को बेचते जा रहे हैं। एयरपोर्ट, आप एक बात बताइए, जितना एयरपोर्ट बन रही है भारत सरकार के पैसे से बन रही है, और आप अडानी अंबानी जैसे लोगों को कहते हैं कि आप इतने करोड़ में ले लो, जहां आप 10,000 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 5,000 करोड़ उसको दे देते हैं। ये कौन सी नीति है सरकार की? पैसा आम जनता की लग रही है, भारत सरकार आम जनता के पैसा लगवा रही है। जी ठाकुर साहब एक चीज कह रहे हैं आप, ये जीएमआर का केस क्या था? जी दिल्ली एयरपोर्ट का एक ऑप्शन किया गया, सब कंपनियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ की जमीनों की वैल्यूएशन किया गया। किसने किया था? किसकी सरकार थी ठाकुर साहब? यदि वहाँ पर कोई एक ऑप्शन किया जा रहा है कि ये इस एयरपोर्ट को हम इसको चलाएंगे, बनाएंगे और इसको बना के चलाना है, आज भी जीएमआर के पास पूरी प्रॉपर्टी है। और जीएमआर तो ऐसा है कि बड़े बड़े करोड़ों रुपए की पेंटिंग भी खरीद लेता है किसी मिनिस्टर की पत्नियों की। मैं कह रहा हूँ, देखिए, यदि कोई सिस्टम ओपन सिस्टम है, ऑप्शन किया गया है कि ये एयरपोर्ट बनना है, इतना पैसा सरकार का रहेगा, इतना पैसा प्राइवेट एजेंसीज को लगाना है, उसमें जो कंपनियां हैं भारत की और भारत के बाहर की भी, सबको इन्विटेशन आता है। जो लोग हाईएस्ट बिड देते हैं उसको दिया जाता है। इसमें इसके सिस्टम में कहाँ गलती है ये बता दीजिए। हमने कोई यंग इंडिया कंपनी बनाकर 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली हो, सरकारी प्रॉपर्टी जी, या किसी और की प्रॉपर्टी, तो आप हमको एक भी केस बता दीजिए। जब हम विपक्ष में थे तब आपके ऊपर 2G 3G कोल स्कैम सब लगाया ना आपके ऊपर, और CAG से इंक्वायरी भी करवाई, और उसके बाद जब निकला कि इतने करोड़ों का नुकसान हुआ है, इस पॉलिसी में ये गलती की, वो हमने आपके सामने रखा है। आपके सामने भी वो सभी संस्थाएं हैं जिसके थ्रू आप अभी अपनी विरोध को प्रदर्शन कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। आपको लगता है कि कोई निजी व्यक्ति के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप
हाई कोर्ट में चले जाओ, वहाँ पे बता दो भाई कि ये व्यक्ति के ऊपर हमने लेटर भेजा, नहीं हुआ, उसको ऐसा लगा दिया, कोर्ट ऑर्डर करेगा। पर खाली चैनल पर आकर ये बोलना हमने चिट्ठी लिख दी है उस पर, ऐसा नहीं हो रहा है, दूर बात है। और आप सीधा मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगा ईडी को लिखो, ईडी को लिखा गया। आपके पास ईडी नहीं सुनता है, ईडी के ऊपर तो कोर्ट है ना। आज भी ये जो ईडी ने बुलाया है, ईडी साक्ष्य मांगने के बाद कोर्ट में जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, तो देंगे ही। जो देखिए, जो सत्य है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये तो कहने का है। लेकिन आज आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको खराब लगता है, लेकिन आज पूछा जाए, आज भारतीय जनता पार्टी है सोनिया गांधी जी के पास कि 6 महीने में कंपनी 5,000 करोड़ के एसेट को टेक ओवर कर सकती है, और यदि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है जी, तो आपको जवाब दे देना चाहिए ईडी के सामने। और यदि ईडी नहीं आपकी बातों को समझती है तो आप कोर्ट चले जाओ, ईडी आपकी कोर्ट के सामने लेके ही जाएगी फाइनली। आपको एक बात और सामने आया होगा कि जय शाह जी, जो अमित शाह जी के लड़के हैं, उनकी कंपनी 16 महीने में कितना गेन कर लिया था। आप कोर्ट में जाओ, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, हमने मना किया है। क्या अवस्थी साहब ने एक बात पकड़ ली कि आप कोर्ट में जाइए। अब आप समझ जाइए ठाकुर साहब की और कोई एजेंसी, पुलिस, वो अब आपके नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोर्ट ही एकमात्र अब सहारा रह गया। तो अब आपको हर बात के लिए कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ये तो एक्सेप्ट कर ही रहे ना, अवस्थी जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईडी नहीं सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा, आप कोर्ट जाओ। 6 बार तो आपने कह दिया कोर्ट जाओ, कोर्ट जाओ, तो हर बात के लिए अब कोर्ट जा सकते हैं आप ठाकुर साहब। अब आप और किसी एजेंसी से या पुलिस से उम्मीद ना करें, विपक्ष। जी जी ठीक है। खाली चैनल पे आके बोलोगे अरे शादी के बच्चे ने ऐसा कर दिया। तो वो तो कह रहे हैं ना सर, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर ईडी सबको लिखा गया, वो तो बता तो रहे हैं। और क्या होगा, और क्या करें, लेकिन कोर्ट का रास्ता उन्होंने अख्तियार नहीं किया। तो अब ये आपकी सलाह मानेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो सलाह दे रहे हैं वो जरूर मानी जाएगी। खाली चैनल पे आकर बात बोल के भाग जाने से चलिए मैं लौट रही हूँ। चलिए एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। उपाध्याय जी, राजनीतिक पंडितों का तो ये भी कहना है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। राजनीतिक स्तर पर किस तरह से उनका कद ऊंचा हो, इसके लिए इस तरह के सत्याग्रह और मार्च लगातार प्लान किए जा रहे हैं। देखिए, सत्याग्रह और मार्च संवैधानिक अधिकार है। और जहां तक लॉन्च करने की बात है, तो राहुल गांधी को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है और उसके मोहताज नहीं है। देखिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर राहुल गांधी चाहते तो दिन में 4 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने, इसे नकारा नहीं जा सकता। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसकी इमेज उस तरीके से जरूर बना दी गई मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन जो वो कहते हैं या जिस बात को वो रखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कह कुछ जाते हैं। तो वो देखिए, कोई भी व्यक्तित्व होता है पल्लवी, तो मान लीजिए हम गरीबी के बारे में बोल रहे हैं, एक गरीबी में जीवन जिए, दोनों में फर्क है। जो गरीबी में जीवन जीता है वो अच्छा वक्ता अच्छी तरह से गरीबी का चित्रण कर सकता है और व्यक्तित्व बनता है। मान लीजिए मोदी जी की बात करते हैं, वे अच्छे वक्ता हैं, तो उनका अध्यात्म से रहा, वो हिमालय में रहे, पूजा पाठ किया, तो अध्यात्म में उनकी पकड़ है। वो पहाड़ के बारे में, या जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ होता है, वो जमीन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है और बहुत अच्छी तरह अपनी बात रख सकता है। और एक किताब से पढ़कर किसी भी सब्जेक्ट को रखना, वो उतनी डीप नॉलेज नहीं होती। तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई राहुल गांधी को लॉन्च किया जा रहा है। राहुल गांधी कल भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, आज भी कद्दावर नेता है। हार और जीत लगी रहती है। देखिए, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती, जनता समय समय पर परिवर्तन करती है। एक समय कांग्रेस को जनता ने प्यार दिया और वो सत्ता में रही, आज बीजेपी को जनता प्यार दे रही है तो वो सत्ता में है। 70 साल कांग्रेस कोई अपने आप सत्ता में नहीं रही, इस देश की जनता ने ही 70 साल उनको सत्ता में बिठाया। और बीजेपी भी कोई अपने आप स्वयंभू सत्ता में नहीं बैठी,
जनता ने वोट किया है, जनता ने चुनी है, जनता की चुनी हुई सरकार है। अगर हम किसी सरकार का अपमान करते हैं तो मैं समझता हूँ वो जनता का अपमान है। और राजनीतिक लोग अपने अपने तरीके से, मैंने पहले भी कहा था, देखिए कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर पा रही है। बाकी ऐसा नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गई, हर गली मोहल्ले में नुक्कड़ पर आपको कांग्रेस का वर्कर मिल जाएगा, लेकिन उसको होमवर्क कौन देगा, उसको कनेक्ट कौन करेगा टॉप लीडरशिप के साथ? तो वो कहीं ना कहीं एक गैप है। अब उस गैप को कैसे भरेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस को सोचना है, जिससे वो अपने कार्यकर्ता के साथ कनेक्ट हो पाए और जनता के साथ कनेक्ट हो पाए। बिल्कुल। सीके ठाकुर जी, ये कांग्रेस को सोचना है कि ये गैप किस तरीके से भरा जाएगा ताकि अब आप सीधे सीधे जनता से कनेक्ट हो पाए। जी, वो अभी जो हम लोग का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के बाद वहाँ से हम लोगों ने अभी काफी प्रयास किया। हर स्टेट में चिंतन शिविर लग रहा है, हर स्टेट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में चिंतन शिविर लग रहा है, और हम लोग पूरी तरह से देश की जनता को, देश की जनता के सामने एक फैक्ट ला रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्या करना चाह रही है। हम लोग पूरे जन जन के बीच जाकर के मैसेज डाल रहे हैं, और ये एक अच्छा प्रयास है हम लोगों का, और काफी हम लोग का पॉजिटिव रिस्पांस भी है। अभी जो सदस्यता अभियान हम लोग का चला, उसमें ऑनलाइन अभियान हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े और कांग्रेस में आस्था बढ़ी है। लेकिन अभी जो बीच बीच में हिंदू मुस्लिम करके दंगा की बात होती है, या फिर इस टाइप का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश करके ऐसा काम किया जा रहा है, तो इससे जो है थोड़ा लोगों के अंदर, अब एक गरीब आदमी जिसको भोजन की तलाश है, उसको कहते हैं तुम हिंदू हो, मुसलमान से लड़ो, तुम ऐसे करो, इस टाइप का बहुत सारा मैसेज आरएसएस द्वारा फैलाया जा रहा है। तो इनको सरकार को रोकने की जरूरत है। ठीक है, सत्ता में आना, बनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी नीति, आप जो बेरोजगार है उसको रोजगार दे दो, जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी दो, लेकिन आप जनता से हर चीज छीन करके, जितनी सरकारी संस्थाएं उसको आप बंद करना चाहते हैं, हर चीज को आप बेच रहे हैं प्राइवेट के हाथों में, इन सब चलिए ठीक है सर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की भूमिका में अब अगर आप आए हैं तो इसी तरीके से ये निरंतरता बनाए रखिएगा ताकि इन नीतियों को आप जनता तक पहुंचा पाएं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।